गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने होम साइंस का प्रयोग 2 स्वयं को समझना, स्वयं को निम्न मानकों के आधार पर समझना करने जा रहे हैं। किन किन मानकों के आधार पर हम स्वयं को समझेंगे? सबसे पहला है विकासात्मक मानदंड, दूसरा है मित्रों के आधार पर, तीसरा है स्वास्थ्य की स्थिति और चौथा है कपड़ों का माप। तो इन मानदंडों के आधारों पर हम आज का प्रयोग करेंगे, अपने आप को स्वयं को समझेंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने विकासात्मक मानदंडों के आधार पर स्वयं को समझना क्या होता है। कैसे हम अपने विकासात्मक मानदंडों के आधार पर स्वयं को समझ सकते हैं? विकासात्मक मानदंड वह मानदंड होते हैं जो किसी किशोर या व्यक्ति के विकास को जांचने में सहायक होते हैं। जैसे कि वह औसत आयु जिसमें बच्चा चलना, बोलना, दौड़ना इत्यादि की क्षमता प्राप्त करता है, कि जिस एज में वह चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, उसमें ये क्षमता आ जाती है, उस बच्चे के विकास को जांचने के मानदंड होते हैं। इसी तरीके से किशोरावस्था के दौरान लगभग सभी किशोर एवं किशोरियों के संपूर्ण शारीरिक विकास हो जाता है। इससे साथ साथ उनकी मानसिक क्षमता, सोचने की शक्ति भी काफ़ी हद तक विकसित हो चुकी होती है। यह वह समय होता है जब किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर सबसे अधिक सजग होते हैं। तो विभिन्न विकासात्मक मानदंड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। स्वयं के शारीरिक स्वरूप को स्वीकारना, कि हम कैसे दिखते हैं, उस स्वरूप को स्वीकारना हमारा विकासात्मक मानदंड के अंतर्गत आता है। स्वयं की ताकत और कमजोरियों के विषय में जानकारी होना, मित्रों का अनुमोदन प्राप्त होना, कल्पना तथा वास्तविकता को समझने तथा उनमें अंतर करना, विषम लिंगीय मित्रों के साथ सामंजस्य बैठाना, घनिष्ठ मित्र समूह बनाना, मित्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, अच्छे सामाजिक संबंधों के अनिवार्य कौशल विकसित करना, अपनी भावनाओं को सकारात्मक तथा नकारात्मक तरीकों से व्यक्त करना तथा किसी से संघर्ष की स्थिति में समाधान निकालने की क्षमता होना, परिकल्पना को समझना तथा अमूर्त सोचने में सक्षम होना, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, एक या एक से अधिक अच्छी तथा सभ्य भाषा सीखना, विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने में सक्षम होना, अपनी स्वयं की विचार प्रक्रिया एवं सोच विकसित करना, नई योग्यताएं सीखना। तो ये जो भी हमने अभी बोले हैं, जो भी अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे विकासात्मक मानदंड हैं। इनमें से जो चीज़ आपके अंतर्गत है उसके अकॉर्डिंग आपका विकास होता जा रहा है या होगा। तो ये हम देखेंगे कि हमने इनमें से क्या क्या चीज़ें ग्रहण कर ली हैं, क्या चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं और क्या अभी रहती हैं। तो इसके अनुसार हम एक कार्यविधि करेंगे जिसमें हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। जैसे कि सबसे पहला है, क्या आपका शारीरिक भार मानक मानदंडों के अनुरूप है। इसमें आपको देखना है कि जो हमारा मानक मानदंड है इसके अकॉर्डिंग हमारा शारीरिक भार है या नहीं है। क्या आपका BMI सामान्य है, क्या आपकी लंबाई मानक मानदंडों के अनुरूप है, क्या आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्या आपकी मांसपेशियां शक्ति पर्याप्त है, क्या आपको लगता है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तथा उचित तर्क दे सकते हैं, क्या स्वयं स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकते हैं, विवाद की स्थिति में क्या आप फैसला ले सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्या आपके मित्रों के साथ आपके संबंध लंबे समय तक रहते हैं, क्या आप किसी विशेष परिस्थिति में अपने मित्रों या परिचय को सुझाव देने में सक्षम हैं, क्या आप अभद्र शब्दों भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आप गुस्से में अपनी भाषा पर नियंत्रण रख पाते हैं, क्या आपको क्षमताओं के विषय में पूर्ण ज्ञान है, क्या आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं। इस तरीके के प्रश्नों के जवाब हाँ या ना में देकर आप अपने आप के विकासात्मक मानदंडों के आधार पर स्वयं को समझेंगे। इन प्रश्नों का आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। आगे हम देखेंगे कि अपने मित्र समूह के आधार पर हम स्वयं को कैसे समझते हैं। अब हम अपने मित्र समूह के आधार पर स्वयं को समझना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मित्र समूह के आधार पर स्वयं को समझ सकते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोर अपने माता पिता से अधिक महत्व अपने मित्रों को देते हैं। किशोरों के मित्र समूह में परिवार के किशोर या मित्रगण होते हैं, मतलब जो हमारी फैमिली में हमारे हम उम्र होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, या फिर हमारे स्कूल में या आस पड़ोस में जो होते हैं वो हमारे मित्रगण होते हैं। परंतु आजकल हमने क्या देखा, आधुनिकीकरण के कारण
तथा बदलते पारिवारिक परिवेश में संयुक्त परिवार टूट रही हैं और हम एकाकी परिवार में रहने लगे हैं। एकाकी परिवार में की वृद्धि होती जा रही है। इन कारणों से हम उम्र मित्रों की भूमिका अधिक होती जा रही है। अधिकांशतः देखा गया है कि एकाकी परिवारों में किशोरों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए वह अधिकांश घरों में माता पिता दोनों ही जीविका के लिए चले जाते हैं, अर्निंग सोर्स के लिए चले जाते हैं तथा घर में कोई अन्य सदस्य नहीं होता। तो बचपन से ही हम किस पर डिपेंड हो जाते हैं? हम उम्र पर। बच्चे अपने हम उम्र पर डिपेंड हो जाते हैं तथा किशोरावस्था में हम उम्रों की भूमिका वही रहती है। इसका अर्थ यह है कि किशोरावस्था में किशोर हम उम्रों से अधिक मेलजोल बढ़ाते हैं। वे उम्र के अनुसार कौशल व रुचि विकसित करते हैं, जो कि अच्छी व बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। किशोर अपनी समस्याओं में भावनाओं की चर्चा भी अपने मित्रों से ही करते हैं। तो स्वयं को अपने मित्रों के आधार पर समझने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे और उसका ईमानदारी से उत्तर देंगे हाँ या नहीं में, जिससे हम जान पाएंगे कि हम अपने आप को मित्र समूह के आधार पर हम स्वयं को कहाँ पाते हैं। निम्न प्रकार के प्रश्न हम अपने सारणी में डालेंगे, जैसे कि क्या आपको लगता है कि आप शारीरिक मानदंडों पर अपने मित्र समूह के अन्य सदस्यों के अनुरूप हैं, कि जो आपके फिजिकल अपीयरेंस है वो आपके दोस्तों के अकॉर्डिंग है या नहीं है? क्या आप विभिन्न शारीरिक क्रियाएं अपने मित्रों के अनुरूप उसी निपुणता से कर पाते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके दोस्त कर पा रहे हैं? क्या उतनी ही निपुणता से, उतने ही अच्छे से आप वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं? शिक्षा के इस क्षेत्र में क्या आप अपने अन्य मित्रों के समान प्रदर्शन कर पाते हैं? कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छे से वो पढ़ रहे हैं, क्या आप भी उतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उतने अच्छे मार्क्स ले पा रहे हैं? क्या आपकी सोच भी आपके मित्रों की सोच के अनुरूप है? क्या आपकी थिंकिंग अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग है? क्या आप अपने मित्रों की जीवन शैली से प्रभावित हैं तथा उसे अपनाने के प्रयास करते हैं? क्या आपकी पसंद नापसंद आपके मित्रों की पसंद नापसंद से प्रभावित होती है? क्या आपकी बोलचाल की भाषा मित्रों से मिलती जुलती है? मित्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली आपको पसंद है या नहीं? क्या आप अपने विषम लिंगीय मित्रों के साथ सहज महसूस करते हैं? क्या आप अपने मित्रों के साथ अपने पारिवारिक मुद्दे साझा करते हैं? क्या आप में अपने मित्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है या नहीं है अपने दोस्तों के साथ? क्या आपको ऐसा लगता है कि मित्रों के साथ रहकर आपके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है? इस तरीके से कुछ प्रश्नों के उत्तर आप ईमानदारी से हाँ या नहीं में देकर अपने आप को पहचान सकते हैं। अपने मित्र समूह के अकॉर्डिंग अपनी स्वयं को आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं अपने मित्रों के कंपैरिजन में। आगे हम स्वयं को जानेंगे शारीरिक स्वस्थता के आधार पर। अपनी शारीरिक स्वस्थता के आधार पर हम अपने आप को दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला है बॉडी मास इंडेक्स की गणना करके, दूसरा वेस्ट हिप अनुपात जानकर। बॉडी मास इंडेक्स की गणना हम कैसे करेंगे? अपने शरीर का भार हम भाग देंगे अपनी ऊंचाई के स्क्वायर से। इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो हमारा 80 किलोग्राम भार है, मेरा वेट है 80 किलोग्राम और मेरी हाइट है मेरी 1.70 मीटर। तो मैं 80 को भाग दूंगी 1.70 मल्टीप्लाई 1.70, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं देखूंगी कि उसका रिज़ल्ट क्या आया है और उसके अंतर्गत मैं जांचूंगी कि अगर मेरा BMI 18.5 से कम आया है तो मैं सामान्य भार की श्रेणी में आती हूँ। अगर मेरा BMI 25.0 से 29.9 तक आया है तो मैं अति भार के अंतर्गत आती हूँ, और अगर मेरा 35 से 39.9 तक आया है तो मैं स्थूलता वर्ग के अंतर्गत आती हूँ। तो इस तरीके से हम टेबल में देख लेंगे कि हमारा BMI क्या आया है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप की स्वस्थता के जान सकेंगे, शारीरिक स्वस्थता को, कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। दूसरा है हमारा वेस्ट हिप अनुपात। ये हम कैसे निकालेंगे? वेस्ट हिप अनुपात कमर तथा कूल्हों के माप का अनुपात होता है। इसकी गणना कमर के घेरे को कूल्हों के अधिकतम घेरे के माप से विभाजित करके की जाती है। इस प्रकार का अनुपात शरीर में वसा के वितरण का एक अच्छा मानक है तथा शरीर में कमर तथा कूल्हों पर वसा के भंडारण का ज्ञान कराता है। वेस्ट हिप अनुपात व्यक्ति के स्वास्थ्य का मापक माना जाता है
क्योंकि शरीर के उदरीय क्षेत्र में वसा के अधिक जमाव को भविष्य में कई बीमारियों का सूचक माना जाता है। कि यदि हमारे शरीर के उदर वाले हिस्से में वसा अधिक जमा हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं भविष्य में। तो अगर हमारा वेस्ट हिप अनुपात सही है तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। वेस्ट हिप अनुपात हम कैसे निकालेंगे? अपनी कमर की परिधि को भाग देंगे हम कूल्हों की परिधि से। इस तरीके से हम देखेंगे कि महिलाओं का यदि 0.75 से कम है आया है तो उत्तम स्वास्थ्य है हमारा। अगर 0.75 से 0 आया है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अगर 0.80 से 0.85 के बीच आया है तो हमारा स्वास्थ्य औसत है, नॉर्मल है। 0.85 से 0.90 आया है तो ये अस्वीकार्य, मतलब इससे ऊपर अगर हमारी वैल्यू जाती जाएगी तो हम बीमारियों के घेरे के अंतर्गत आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी शारीरिक स्वस्थता की जांच कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? शारीरिक स्वस्थता की हम जांच करके अपना BMI निकाल कर, अपना वेस्ट हिप अनुपात निकाल कर कॉलम्स में फिल कर लेंगे। आगे हम जानेंगे अपने कपड़ों के माप के आधार पर हम स्वयं को कैसे समझेंगे। लास्ट है हमारा अपने कपड़ों के माप के आधार पर हम स्वयं को कैसे समझ सकते हैं। हम सभी को सही ढंग से फिट आने वाले कपड़ों का महत्व पता है और हम यह भी जानते हैं कि उपयुक्त आकार तथा फिटिंग वाली ड्रेस में व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव लगता है। स्वयं के लिए सही माप के कपड़े खरीदने के लिए हमें अपने सही माप का अंदाज़ा होना चाहिए। तो सही माप का अंदाज़ा हम कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमें किस माप के कपड़े आएंगे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पहला चरण क्या है? पहले चरण में हम स्वयं के लिए उपयुक्त फिटिंग जानने के लिए निम्न का माप ज्ञात होना चाहिए कि हमें किस फिटिंग के कपड़े आएंगे। इसके लिए हमें अपनी मेज़रमेंट का पता होना चाहिए। मेज़रमेंट में क्या क्या आएगा? हमें अपनी छाती का माप पता होना चाहिए, कमर का माप पता होना चाहिए, कूल्हों का माप पता होना चाहिए। तो ये मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे? हम अपने पहले प्रयोग में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है हम अपना छाती का माप, कमर का माप और कूल्हों का माप कैसे लेंगे। इसके बाद द्वितीय चरण आता है विभिन्न प्रकार के फिटिंग वाले वस्त्रों का ज्ञान होना। हमें पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के फिटिंग वाले वस्त्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है बॉडी हगिंग फिट। बॉडी हगिंग फिट क्या होता है? इस प्रकार के वस्त्र अधिकतर लाइक्रा तथा पॉलिएस्टर के मिश्रण बनाए जाते हैं ताकि इनमें अधिक लोचशीलता, इलास्टिसिटी बनी रहे, जिसके कारण यह शरीर के साथ आसानी से सटकर पहने जा सके। ऐसे वस्त्र तैराकी करते समय, मैदान में खेलते समय अधिक उपयुक्त रहते हैं। दूसरे आते हैं सामान्य फिट। सामान्य फिट के कपड़े शरीर के आकार को जैसे होते हैं वैसे ही दिखाते हैं। सूती सिल्क के वस्त्रों में सामान्य फिट की पोशाकें अच्छी लगती हैं। फिर नेक्स्ट है ढीली फिट, लूज फिट। ढीली फिट के वस्त्र अधिक आरामदायकता के लिए पहने जाते हैं। ये वस्त्र वृद्धों के लिए एवं गर्भावस्था के लिए उपयुक्त रहते हैं। लास्ट है हमारा टेंट फिटिंग के वस्त्र कंधे से नीचे कूल्हों तक ढीले लटके प्रतीत होते हैं। ऐसे वस्त्रों में कमर नहीं होती। ये हवादार वस्त्र होते हैं जिसे हम बच्चों के लिए उपयुक्त वस्त्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा द्वितीय चरण में कि कितनी प्रकार की फिटिंग के कपड़े होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीय चरण में क्या होगा। सटीक फिटिंग के लिए सही माप के वस्त्र का चयन करना, कि जो कपड़े हमें फिट हो रहे हैं, बिल्कुल सही सटीक फिट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए अपने वो वस्त्र चयन कर लें। वस्त्रों का चयन करने के लिए बॉडी साइज चार्ट आता है, किशोरियों के लिए अलग, किशोरों के लिए अलग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वक्ष स्थल के अनुसार एक्स्ट्रा स्मॉल लेना है, स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, या एक्स्ट्रा लार्ज लेना है, या डबल एक्स्ट्रा लार्ज लेना है। इसी तरीके से हम कमर के माप के अनुसार अपने कमर से नीचे के कपड़े खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम स्वयं को किस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने 4 तरीके से स्वयं को समझा। पहला, अपने विकासात्मक मानदंडों के आधार पर स्वयं को समझा। फिर हमने अपने मित्र समूह के आधार पर स्वयं को समझा। फिर हमने अपनी शारीरिक स्वस्थता के आधार पर समझा। और आखिर में हमने अपने कपड़ों के माप के आधार पर स्वयं को समझा। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रयोग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है। धन्यवाद।